प्रिय साथियों, नमस्कार। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फेडरेशन की तरफ से आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, आई एक्सटेंड रेवोल्यूशनरी ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। कॉमरेड्स, हम लोग अभी 26 नवंबर 2020 की अपनी अखिल भारतीय आम हड़ताल की तैयारी में हैं। तो ये हमारी 1991 के बाद 91 के बाद में 20वीं हड़ताल है और ये 2020 में ही ये दूसरी हड़ताल है, आम हड़ताल। पूरी पिछले जो 8 जनवरी 2020 की हड़ताल में बोलते हैं कि करीब 20-25 करोड़ मजदूरों ने भाग लिया है। तो अभी तो इस हड़ताल में उससे भी ज़्यादा भागीदारी होगा। लेकिन हमारे सामने में ये सवाल है, अभी तो कोरोना का काल है और दोबारा भी बहुत बड़ा मीडिया में धूमधाम से ये बोल रहे कि कोरोना है, महामारी है, कहीं बाहर नहीं निकालो, दोबारा लॉकडाउन लाना है। इस तरीके से बातें तो चल रहा है और इस तरीके से ये जब बात आते हैं तो हम जनता को ये आह्वान कर रहे हैं कि आप बड़ी भारी संख्या में बाहर आ जाओ और अपना सरकार की नीतियों के प्रति हमारी विरोध जताओ। तो ये कैसा है, ये भी बात उठ रहा है अभी। तो इसमें यही है कि एक तो है कोरोना के बारे में तो सावधान तो रहना ही है और वो उसमें तो कोई चूक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पिछले जो 7-8 महीने का ये कोरोना का लॉकडाउन के काल में ये सरकारों ने हमारे साथ में जो किया है, ये देश की आम मेहनतकश लोगों के, चाहे वो मजदूर हो या खेतीहर मजदूर हो या किसान हो, हमारे साथ में जो किया है। अभी अंग्रेज़ों ने भी हमें जो अधिकार दिया है उसको भी वापस लेने का और हमें एकदम गुलामी की तरफ दोबारा ले जाने की पूरा प्रयास है। तो हमारे पास में अपने हकों के लिए सड़क में आने के अलावा और अपना जीना और अपने ज़िंदगी बचाने के लिए भी, अपने नौकरी और अपने आमदनी और अपने बच्चों की भविष्य बचाने के लिए भी हमारे पास में और कोई चारा नहीं है। और इसलिए भारी संख्या में जो कोई भी ऐसा ना बचे कि जो घर में बैठे और वो 26 तारीख को अपने ये सरकार के नीति के विरोध जताने के लिए सड़क में आए, हम चाहते हैं। देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान है और ये देश के बहुत सारे अन्य संगठन हैं जो किसानों का बहुत बड़ा मंच है, उन्होंने भी ये हड़ताल का भी समर्थन किया है और उन्होंने अपना मांगों को लेके वो भी सड़क में उतर रहे हैं। और महिलाएं, विद्यार्थी, नौजवान और अन्य तबके के बहुत सारे लोगों ने ही ये हड़ताल का समर्थन किया है। तो बात यही है कि ये हड़ताल, ये एक तो ये भी बात आते हैं कि एक हड़ताल से भी क्या होगा। बात यही है कि हमारे देश में जो हो रहा है, अभी बहुत सारे ऐसे सरकारें आए हैं तो जो जनता के लिए तो नीति नहीं अपनाया है, अब जनता विरोधी बहुत सारे नीतियां हुआ है। तो अभी ये कोरोना काल में ऐसा क्या नौबत आ गया कि हम लोग ऐसा हड़ताल, वो भी 1 साल के अंदर दूसरा आम हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। और ये भी देख सकते हैं कि पिछले जो 6-7 महीने में ऐसा कोई भी महीना नहीं गया कि जब हम लोग अपना विरोध प्रकट करके सड़क में ना उतरे। तो ये हमें ये दर्शाता है कि ये इतना गंभीर क्यों है और ये हालात इतना गंभीरता क्यों है। तो ये पूरे देश की अपनी जो बुनियादी जो जनवादी अधिकार है, जनवादी अधिकार के ऊपर में पूरा हमला है। ना जनता का जनवादी अधिकार का मतलब तो ये नहीं है कि जो जनता को वोट करने का 5 साल में एक बार वोट करने का अधिकार हो गया, ये तो जनवादी अधिकार नहीं है। जनवादी अधिकार का मतलब है कि हम अपना हक के लिए मांग उठाए, हम अपना संगठन बनाए और हमें हर एक इंसान को, भारत के अंदर हर एक इंसान को पूरा दुनिया में अपना जीने का और अपना काम करके अपना कमाई लेके और अपना जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। तो ये अधिकार के ऊपर ही ये हमला हुआ है और ये अधिकार को वापस लिया जा रहा है और काफ़ी हद तक कानूनन इसको वापस लिया गया है। 8 घंटे का काम नहीं रहा।
वो 8 घंटे को बढ़ा के कितने भी घंटा कर सकते हैं सरकार, और उसके लिए कोई कानून बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी अफसर अपना ऑर्डर दे के ये कर सकते हैं। और ये भी कि ये न्यूनतम वेतन का मतलब भी बदल दिया है और बोल रहे हैं कि अभी 4,500 रुपये के करीब है ये न्यूनतम वेतन, उतने में आप काम चलाओ। और ये भी नहीं कि ये यूनियन बनाने के अधिकार, अगर ये अभी एकदम नामुमकिन हो रहा है कि कोई हड़ताल में जाए कोई भी तबके के मजदूर, क्योंकि वो ऐसा कानून में बदलाव लाया कि कोई भी हड़ताल हो तो वो सारा गैर कानूनी होगा। इसका मतलब है कि पूरा जनवादी अधिकार जो तक अभी तक हमारे पास में था कानून में कम से कम, तो वो अब अगर हम लागू करने का अभी प्रयास करेंगे कि आज के ये बीजेपी का मोदी के सत्ते के अंदर में अभी हम क्रिमिनल हो गया है, हम अपराधी हो गया है, और हमारा ये अपराध का जो जेल या और इवन देशद्रोह का तक का मुकदमा हमारे ऊपर लागू कर सकता है, इस तरीके का बदलाव लाया है। और ये देश का किसान का अपना ज़मीन का हक है और उसमें उनका न्यूनतम मूल्य मिलने का हक है, ज़मीन में क्या उपज पैदा करने के लिए तय करने का हक है, ये भी कानूनन छीना गया है। तो ये एक जो पूरे एक माहौल के अंदर में हमारे पास में हमारा ये अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारा ये कोरोना क्या है कि कोरोना के अंदर में भी हमने कहाँ बचा है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हो या आशा वर्कर हो या फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, किसको क्या हमारा ज़िंदगी के बचाने के लिए कोई सरकार ने सुविधा किया है? नहीं किया है। तो ये बुनियादी अधिकार को भी, हमारा ज़िंदगी को भी बचाने के लिए भी हमें सड़क में उतरने की ज़रूरत पड़ा है। तो ये एक माहौल के अंदर में हम आंगनवाड़ी के देश के अंदर का 27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, हम अपना हड़ताल को जाएंगे तो ये बुनियादी मांगे हैं कि ट्रेड यूनियन ने उठाया, उसके अंदर में हमारी मांगे भी है। ये मांग है कि हमारा न्यूनतम वेतन का, हमारी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का और सारे ये सुविधाएं जो सब जनता को उपलब्ध कराने की हक है, वो बुनियादी 45वां श्रम सम्मेलन के अंदर में हमने लिया है ये सरकार से, उसको लागू करवाने का। और उसके अंदर में जो 2016 की आंकड़े के मुताबिक जो है 21,000 रुपया न्यूनतम वेतन हर एक मजदूर को मिलना चाहिए और 10,000 रुपया कम से कम पेंशन मिलना चाहिए। ये हमारी बुनियादी मांगे हैं, ये ट्रेड यूनियन का हड़ताल के अंदर में शामिल है। और जब ये भी नहीं, पूरे देश के जो मजदूर है उनके लिए जो न्यूनतम वेतन के लिए भी है, और जितने लोगों को नौकरी गया है, करीब 14 करोड़ लोगों को कोरोना काल में जो लॉकडाउन के जरिए नौकरी गया है, तो लोगों को नौकरी दिलाने का, और जब तक उनका पूरा अपनी अर्थव्यवस्था वापस नहीं जाएंगे पुराने या अभी जो मंदी है उसके ऊपर नहीं आएंगे, तब तक के लिए जो सबको जनता जिंदा रहे उसके लिए उनको इनकम सपोर्ट देना चाहिए, 7,500 रुपया एक परिवार के लिए। और ये आगे ये भी, और जो लोगों को मजदूरी दे दो, मजदूरी देंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खरीदारी करेंगे, और खरीदारी करेंगे तब जाके वो आपका आर्थिक मंदी से भी देश ऊपर आ सकेंगे। लेकिन ये सरकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और ये भी मांग है कि हमारा जनता के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं दे दो, हेल्थ का फैसिलिटीज दे दो, ये देना सारा सरकार का दायित्व है। अभी ये भी बात है कि अभी दोबारा जो ये लॉकडाउन का बात चल रहा है, कोविड के लिए लॉकडाउन एक इलाज है क्या? बोलते तो है कि बड़ा वैक्सीन वगैरह का पूरा दुनिया में वो प्रयास तो हो रहा है, लेकिन जो बीमार इस दौरान हो रहा है, इवन वैक्सीन भी आ गया तो वो लोगों को कहाँ से मिलेगा? उसके लिए अस्पताल चाहिए, पूरा व्यवस्था चाहिए। उसके लिए ये कोई सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, कोई भी आवंटन नहीं किया। जो पूरा देश के अंदर में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं
उसके लिए काफ़ी दिन से हमारी मांग है कि 6% जो है हमारा जीडीपी का वो स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। वो भी बिल्कुल एक भी कदम नहीं उठाया। बड़ा 20 लाख करोड़ का, उसके बाद में भी 2 पैकेज आया ही। ये पैकेज का बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितने जिलों में, कितने राज्यों में नए अस्पतालें खुले गए हैं, नए हेल्थ के लोगों को भर्ती किया है, और जो ये कोविड के दौरान काम करने वाले हैं उनके लिए कहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध किया है? नहीं किया। यही काम है कि वो उन्होंने ये अपने जो आंगनवाड़ी के अंदर में भी, आईसीडीएस के अंदर में भी ऐसा ही हालत किया है, और पूरा देश के अंदर का सारे संपत्ति को निजीकरण, जो चाहे रेल हो या व्योमयान हो या कोई भी जो बुनियादी चीज़ है, और हमारा रक्षा मंत्रालय जहाँ पे जवान लड़ते हैं उसका हथियार बनाने का कंपनियों को भी, और देश की सुरक्षा के लिए कहीं इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश की बंदरगाह, वो पोर्ट को भी ये सारा निजीकरण करने का पूरा तैयारी किया है, और आधा सा उन्होंने हैंडओवर भी कर दिया है। ये एक हालत बनाया है, देश की संपत्ति बेचो और जनता को परेशान करो, जनता के लिए कोई भी कानून नहीं बनाओ। और जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके उत्तर जो हमें मिलेगा जब हमारे देश का 14 करोड़ लोगों को नौकरी गया है, और बोल रहे हैं कि 60% भारत के जो लोग हैं उनका आमदन में कमती हुआ है, और 60 से भी ज़्यादा ही होगा, और जितने लोग हैं उनका आमदन में बहुत कई गुना वृद्धि हुआ है। और यहाँ तक कि ये कोरोना काल के अंदर में जहाँ सब कुछ बनता कि ये अंबानी का आमदनी में 1 घंटे में 92 करोड़ रुपए का वृद्धि, 1 घंटा प्रति घंटा इतना वृद्धि हो रहा है, तो ये तो दर्शाता है पूरे देश का कानून बन रहा है कि एक किसानी का जो कानून लेके आया है, उससे पहले अंबानी का मॉल बन रहा है और उनका गोडाउन बन रहा है, अदानी का बन रहा है, गोडाउन बन रहा है, ये उसके बाद में कानून ला रहे हैं। और ये इतना खुले रूप में जो जनता का संपत्ति का लूट, और जो चंद अरबपतियों का उनके हवाले पूरे देश की संपत्ति करने का, इसके लिए सारी नीतियां हैं। ये नीति चलाने के लिए हर एक चीज़ को बेच रहे हैं, हर एक चीज़ को उनका हवाले कर रहे हैं, और जो ये संपत्ति पैदा होता है जो मेहनत कश का, मेहनत के ऊपर, वो मेहनत कश का जो आमदन है उसमें कमती करो, उसके लिए न्यूनतम वेतन कम करो, उसके लिए काम की घंटा बढ़ाओ, और उसके लिए ये जीना नामुमकिन करो। वो किसान हैं जो जिनका पूरा मेहनत से ये उपज बनता है, उनका कोई दाम ना दे दो, और जो फूटी कौड़ी के लिए वो अपना दाम अपने उपज बेचने के लिए मजबूर हो जाए, और वो अपना ज़मीन भी इनके हवाले करने का मजबूर करे, इसके लिए पूरा नीति बन रहा है। और यही नीति आईसीडीएस के अंदर में भी लागू किया जा रहा है, और यही जो जनता के लिए पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कुपोषण इंडिया में है, और ये इंडिया के अंदर ये कुपोषण का स्तर जो है कम किया हुआ है, तो उसका एक बुनियादी कारण आईसीडीएस है। और ये आईसीडीएस के अंदर जो कुपोषण कम करने का जो काम है उसको लेके उसको भी जो पैसा बनाने का एक जरिया बनाने का लिए पूरा प्रयास हो रहा है, और उसका उदाहरण है कि हमारी आईसीडीएस का निजीकरण का पूरा प्रयास। चाहे इसके बुनियादी जो सेवाएं हैं, 6 सेवाएं जिसके अंदर में बुनियादी जो है कि उसका स्वास्थ्य का और पोषकाहार का और शिक्षा का, स्कूल पूर्व शिक्षा जिसको समेकित बाल विकास का नाम हम दे रहे हैं, ये सारा मिलके बच्चों का पूरा विकास हो जाए, इसके लिए आईसीडीएस बना है। और वो आईसीडीएस अभी तक पक्का नहीं बना है, पूरा विभाग का हिस्सा नहीं बना है, अभी भी योजना बन के चल रहा है। तो ये कोरोना काल के अंदर में जब लोगों का नौकरी गया, लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, जो ये अभी यूनिसेफ का भी एक अध्ययन आया है कि एक स्टडी आया है, उसमें बताया कि 10 लाख के करीब बच्चे हर साल भारत के अंदर 6 साल के से कम उम्र के बच्चे मरते हैं। तो ये लॉकडाउन के चलते हुए आईसीडीएस नहीं चल रहे, मिड डे मील नहीं चल रहे, तो ये आईसीडीएस के अंदर में आने वाले 6 साल के कम उम्र के और 3 लाख बच्चे ये 6 महीने के अंदर में और ज़्यादा मरने की संभावना है अगर आप कुपोषण का स्तर नहीं बढ़ाएंगे। तो उसके लिए ये सरकार ने अभी क्या किया,
एक रुपया भी कोई ICDS के अंदर में पोषण बढ़ाने के लिए बढ़ाया नहीं है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मैंने पहले जैसा बताया कि कोई भी उसके अंदर में सुधार लाने का, कोई टीकाकरण के लिए, उसके लिए कोई दवाई देने के लिए, और जो बाकी भी जो बड़ी बीमारियां हैं वो कुपोषण के और ज़्यादा बढ़ाने वाला और मृत्यु दर को बढ़ाने वाला, उसको एड्रेस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। और स्कूल पूर्व शिक्षा जो है कि ये बच्चों का मानसिक विकास के लिए और जो बच्चे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जैसे समाज में घुल मिल के आगे बढ़ेंगे, उसका सीख मिलता है ये 6 साल के अंदर में, उसके लिए भी। तो ये तीनों हिस्सों को बर्बाद करने के लिए हर एक कदम उठाया है ये सरकार ने। तो 1 रुपया बढ़ाया नहीं है, लेकिन घोषणा के ऊपर घोषणा करके इन्होंने काम किया है कि यह है कि पोषण अभियान। अब पोषण अभियान के तहत में क्या किया है, कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर से पूरा पोषण के लिए फोटो उठा के दाल का इसका सारा ये सजा करके फोटो उठा के भेजने के लिए बताने के अलावा, वो एक फोटोशॉप करने के लिए अलावा कोई भी एक चलो पोषण माह के अंदर में एक और किट दे देंगे बच्चों के लिए और पोषण बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई कदम कोई भी राज्य में हुआ नहीं हुआ। जो केरल के अंदर में जो वामपंथी सरकार है उन्होंने इस कोरोना काल में ये किट के अंदर में सामान बढ़ाया और सारे सामान सारे बच्चों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया है। बाकी जगह में जो जितना मात्रा में मिलने का है वो उतने मात्रा में चाहे 15 दिन के अंदर में भी पहुंचाने के लिए वो रेगुलर कहीं पे भी नहीं हुआ है, और कभी आता है कभी नहीं आता है, ये हालत है। और बहुत सारे जगह में सबसे ज़्यादा कुपोषण है, वहाँ पे ये किट वगैरह 1 आध महीना आया है, उसके बाद में आना ही बंद हो गया, ये हालात है। तो ये और उसके बाद में ये भी बात आ रहा है कि इसको पैकेट में देना, पहले भी घोषणा हो चुका है कि पैकेट फूड देंगे और वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक पहुंचा देंगे। तो ये ताज़ा पका हुआ खाना नहीं मिलने से जो कुपोषण जो है बढ़ रहा है, उसके खिलाफ में हम लोगों को हमारी फेडरेशन की तरफ से सरकार से मांग किया, जब तक लॉकडाउन है तो ये ताज़ा पका हुआ खाना तो नहीं दे सकते, तो आप जितनी मात्रा में दे रहे हैं बंद करने का पूरा है कि बहुत सारे राज्यों में केंद्र का हिस्से का पैसा नहीं आता है, पोषणाहार का पैसा नहीं आ रहे हैं, कभी कहीं पे समूह को लेके आ रहे हैं, कभी कोई कंपनी को लेके आके इसके अंदर में पूरा निजीकरण का व्यवस्था हो रहा है हर एक राज्य में। और ये पोषण माह के लिए एक और हमारा जो है आंगनवाड़ी वर्कर अभी कोरोना का भी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर में ये बताया गया है कि तुम लोगों को अभी क्या है, एक तो है न्यूट्री गार्डन बनाओ, जहां आंगनवाड़ी केंद्र के लिए जगह नहीं है, बच्चों के लिए कोई आंगन नहीं है, वहां पे हम न्यूट्री गार्डन कहाँ बनाएंगे। कहीं बोला है कि गमले के अंदर बनाओ, इसके लिए खर्चा कौन देगा, इसका देखभाल कौन करेगा। अभी जितना 6 घंटा भी हमारा काम नहीं है, 8 घंटे में भी हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है, वहां पे हम न्यूट्री गार्डन, और वो भी 20, 30, 40 तक बच्चों है एक आंगनवाड़ी केंद्र में, उतने बच्चों के लिए पूरा 365 दिन के लिए हम लोग अपना सब्जी पैदा करने के लिए क्षमता रखते हैं, कहाँ पे होंगे। तो ये एक जो है कि एक घोषणा और जो है प्रचार के लिए एक अभियान है, और एक है हमारे ऊपर में, ये हमारे जेब से खर्चा करके ये करवाने के लिए ये एक बड़ा साजिश है। और ये भी नहीं कि बहुत सारे जगह में उल्टा ये भी आ रहे हैं, कभी गाय के लिए दूध नहीं देंगे, लेकिन हमारे लोगों के बोलेंगे कि जो अभी आवारा गाय जो चलते हैं उनको संभालने के लिए कोई सरकार के पास में कोई साधन नहीं है, इसलिए बोलते हैं ये भी आंगनवाड़ी के थ्रू, और जो नाम भी मिलेगा कि गाय दे दिया, और वो उनको पालने के लिए क्षमता ये माँ बाप रखते हैं कि नहीं, वो भी नहीं देखते हैं। जैसे ये भी बोल रहे हैं कि कहीं तो मध्य प्रदेश जैसे जगह में मुर्गी पालने के लिए भी बोल रहे हैं, और ये जो और आंगनवाड़ी में मुर्गी पालेंगे और ये सारे बच्चों को हम ये करेंगे, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सरकार अपना जो जिम्मेदारी है ये सारे चीज़ें उपलब्ध कराने का, वो चीज़ें जो है बहुत चालाकी से
और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के ऊपर में डाल रहे हैं और वो अपने जेब से खर्चा करके ये कराएंगे और नाम रहेगा सरकार का और जो जितना कम तनख्वाह हमारा है वो भी हमारा आंगनवाड़ी के अंदर में पूरा खर्चा करेंगे तो भी हमारा ये काम पूरा नहीं होगा। और ये डिजिटल के नाम पे कहीं पे भी आंगनवाड़ी केंद्र में कोई फ़ोन, बहुत कम राज्यों में फ़ोन दिया है और डेटा के लिए पैसा तो कहीं दे भी नहीं रहा है। और ये लेकिन बराबर हमें रिपोर्ट देने के लिए बोल रहे कि सारा ऑनलाइन में करना ही करना है। तो ये बिना मोबाइल दिए हुए, बिना डेटा दिए हुए, डेटा के लिए पैसा दिए हुए कि ये काम भी हमारे से करा रहे, हम अपने जेब से खर्चा करके ये करा रहे। और ये भी और जो है सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की खर्चा आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर में डाला है। कितने करोड़ों का सरकार का लाभ हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है, हमें अंदाजा तक नहीं हो रहा है, हम तो काम करते जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा ये है। और ये भी नहीं, 2018 का जब घोषणा हुआ था हमारा तनख्वाह बढ़ाने का, उसके साथ में ये भी घोषणा हुआ था कि पोषण अभियान के लिए कि आंगनवाड़ी वर्कर को 500 और 250 रुपये आंगनवाड़ी हेल्पर को उसके लिए पैसा देंगे। लेकिन अभी भी कहीं पे भी एक भी पैसा आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर को उसके लिए नहीं दिया, ना टेलीफोन डाटा के लिए या ना टेलीफोन के लिए भी काफ़ी जगह में बिल्कुल पैसा नहीं दिया। तो ये जब तक नहीं देंगे तो हम ये काम क्यों करेंगे? हमने बोला है कि जो हमारी हिस्से का काम है तो वो तो हम करेंगे, लेकिन जो सुविधा तुम्हें देना चाहिए वो देंगे, तब उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तब हम ये काम करेंगे। तो ये फ़ोन और डेटा में इसको करने के काम है कि जब फ़ोन और डेटा का पैसा हमें देंगे। और ये पोषण अभियान का मतलब है कि हम अपने जेब से एक भी पैसा खर्चा नहीं करेंगे, जो सरकार पैसा देना चाहिए और वो पोषण आहार में बढ़ोतरी करके देना चाहिए, ये अभी हमारा मांग है। और साथियों की यही जो है हो रहा है, जो हमारी स्कूल पूर्व शिक्षा या जो खेल खेल में जो हम शिक्षा देते हैं, हमें समेकित विकास बोलने के लिए हम चाहते हैं कि इसको प्री स्कूल ना कहते हुए ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो साइंटिफिक है, जो पूरा दुनिया में सबसे बेहतरीन डिज़ाइन है ये आंगनवाड़ी के अंदर, जो स्कूल पूर्व जो 6 साल से कम बच्चों उम्र वाले बच्चों को उसको कलम कागज़ लेके करना ही अपराध है कि वो हमारे ECCE पॉलिसी है। लेकिन ECCE पॉलिसी तो है ही एक जगह में, जो 2013 में बना है, तो हमारी मांगों से बना है, तो उसको किनारे करते हुए ये जो एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है, उसमें कोई समेकित विकास का बात ही नहीं है। इसका उद्देश्य है पूरा सरकारी इसको पूरा स्कूल के अंदर में प्री स्कूल को जो लेके जाए ECCE को, और उसके अंदर में कोई समेकित और उसका स्वास्थ्य का या पोषण का हिसाब नहीं हो। और ये इंग्लिश मीडियम प्री स्कूल को उसको लीगलाइज करने के लिए, उसको पूरा कानून का रक्षा देने के लिए पॉलिसी लेके आया है। और उसके अंदर में यही है कि बात यही है कि आंगनवाड़ी का तो नाम तो दिया है, लेकिन उसके अंदर बाल वाटिका लेके आने का बात हुआ है। वो बाल वाटिका, और वो है 3 साल के ऊपर का बच्चे है, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे बाल वाटिका में जाएंगे। और ट्रेनिंग का बात बोल रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर का, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि ये तात्कालिक है, कि ये टेम्पररी है, और वो है परमानेंट। तो फिर तो आंगनवाड़ी का क्या होगा? और एक नया एक जो पोस्ट है, वो कैडर है, वो ऐसा टीचर का बनाने के लिए भी बात हो रहा है कि तो फिर आंगनवाड़ी वर्कर और ये ट्रेंड हो या ना हो, ये कहाँ जाएंगे? और आंगनवाड़ी हेल्पर का क्या कोई रोल नहीं है बच्चों का समेकित विकास में? अभी सबसे ज़्यादा जो बच्चों को कैसा उठना बैठना है, कैसा दूसरे से शेयर करना है, कैसे आसपास में रहना है, कैसा साफ सुथरा रहना है, ये सारा जो सिखाने वाले आंगनवाड़ी हेल्पर है, क्या वो ये शिक्षा के अंदर में नहीं आते हैं? कि ये समेकित शिक्षा के अंदर में 6 साल के अंदर के बच्चों को का जो सीख मिलता है एक नागरिक, एक अच्छा सा नागरिक बनने का, तो वो सीख के इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है और आंगनवाड़ी हेल्पर का कोई रोल भी नहीं है। तो ऐसा एक शिक्षा नीति बना के लेके आया है जो आंगनवाड़ी को खत्म ही करेंगे। तो और ये बहुत सारे जगह में, जहाँ अभी असम में हमारा बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे भी ये प्री स्कूल के लिए ऑर्डर आया है। पंजाब के अंदर में पहले एक बार कोशिश हुआ था और उसको रोका गया था। अभी दोबारा ये प्रयास है
कि उधर में भी सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों में नर्सरी खोलने का और वहाँ पे आंगनवाड़ी को ख़त्म करने का। आंगनवाड़ी के बच्चे वहाँ जाएंगे स्कूल में, तो यहाँ पे कौन रहेगा? आंगनवाड़ी में बच्चे नहीं है तो आंगनवाड़ी कहाँ रहेगा? यही कर्नाटक में कर रहा है। अलग अलग राज्यों और हरियाणा के अंदर में कुछ आंगनवाड़ी केंद्र को चिन्हित करके उसका ट्रेनिंग देने का प्रयास हो रहा है। तो बाकी आंगनवाड़ी के बच्चे को क्या इसके लिए हक नहीं है? हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पूरा ट्रेनिंग दिया जाए और वो सेंटर को पूरा समेकित बाल विकास का एक केंद्र बनाया जाए और उसके अंदर में बच्चों का यूनिफॉर्म दिया जाए, उसको अच्छा खासा जगह मिलना चाहिए, प्ले स्कूल किट, प्री स्कूल किट उपलब्ध कराना चाहिए, बच्चों के लिए हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध कराना चाहिए। तब जाके ये सारे बच्चों को, पूरे भारत के सब बच्चों को सबसे अच्छा समेकित बाल विकास ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिलेगा। ये हमारा हमेशा मांग है, लेकिन सरकार उसका उल्टा रास्ते में जा रहे हैं और ये स्वास्थ्य का सुविधाएं भी बंद, और उसमें आशा वर्कर का या ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर में गया, स्कूल पूर्व शिक्षा जो है वो गया है अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और पोषण को जो है वो ख़त्म ही कर रहा है। जैसे भक्ष्य सुरक्षा कानून को ख़त्म किया है, FCI के अंदर से हमारे वहाँ पे खाना आता है, उसका थान आता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ऑलरेडी 2019 का जो 2020 का जो फरवरी में जो बजट आया था, उस बजट के अंदर ऑलरेडी 75,000 करोड़ का कटौती FCI का जो बजट एलोकेशन में किया है। और अभी ये जो भक्ष्य सुरक्षा का जो नया कानून भी लेके आया, तो FCI भी बंद, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो भी बंद, और हमारे सामने आने वाला रेशन भी बंद, और ऊपर से ये जो निजीकरण का भी प्रयास हो रहे हैं, कंपनियों को ले आ रहे हैं। अक्षय पात्रा जैसा बड़ा फ्रॉड कंपनी अभी जो है उनके अंदर में खुद ही अपनी जो डायरेक्टर वगैरह इस्तीफा दे के चला गया कि बोल रहे हैं कि घोटाला है, लेकिन ये मोदी सरकार और RSS BJP वो नहीं सुन रहे हैं, वो घोटाले वाले को ही प्रमोट कर रहे हैं, बाबा रामदेव जैसे लोगों को इसके अंदर में लेके आ रहे हैं। तो ये निजी कंपनियों के हवाले करने का भी ये प्रयास है। तो ये पूरे प्रयास के अंदर हम लोग इसका तो विरोध कर ही रहे हैं, और हमारा जो अपने वर्किंग कंडीशन का बारे में भी हमारी तो मांगो तो है ही है, और काम तो इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। काम करने में हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन काम के बदले में हमें क्या दे रहा है? अभी भी बहुत सारे जगहों में पूरे देश के अंदर में महीने भर में ये नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है, TADA नहीं मिल रहा है, और वो भवन का किराया तो कई सालों से बहुत सारे जगह में नहीं मिल रहा है, कंटिजेंसी का पैसा नहीं है, प्री स्कूल किट नहीं है, मेडिकल किट नहीं है। तो ये और आंगनवाड़ी केंद्र कैसा चलाएंगे? ये इवन किराया तो अपने जेब से लेके चला रहे। और बहुत सारे ऐसा राज्य है जहाँ पे जो इवन जो पोषकाहार के लिए पैसा तो खाते में आना है कोई समूह का, और वो पैसा आएंगे कभी 6 महीने बाद, कभी 8 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, लेकिन हम ये इसके अंदर में हम अपना तब तक तो है अपने बच्चों को कहाँ से दे रहे? बहुत सारे जगह में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपने जेब से इसको पैसा दे के ये दे रहे हैं। तो ये सारा ये जो पूरा का पूरा जो नीति है, जो हमारा पेट्रोलियम कंपनी हो या रेल हो, इसको निजीकरण करने वाला क्या आंगनवाड़ी को छोड़ेंगे और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पक्का करेंगे? हर 2 दिन में ऐसा वीडियो आता है, जब भी हम आप कोई आंदोलन करने के लिए हमने कॉल दिया, आह्वान किया है, तब कोई ऐसा है आंगनवाड़ी के नाम पे बड़ा चैनल चलाने वाले वगैरह है, उनका वीडियो आने लगेगा, अभी पक्का हो गया, अभी पैसे का बढ़ोतरी हो गया। कहाँ पे पैसे को बढ़ोतरी हो गया? 4 साल पूरा लड़ने के बाद में हर चुनाव के पहले ये घोषणा आता है, फिर वो घोषणा लागू करने के लिए फिर 1 साल 1.5 साल लड़ता है, तब जाके वो पैसा हाथ में आता है। उसके बाद में फिर अगले 4 साल में हमारी फिर चुनाव आता है, वो चुनाव में आंगनवाड़ी वर्कर को बोलते हैं हमने इतना पैसा तुम्हारा बढ़ा दिया, हमारा वोट दे दो। तो ये जो उसके बाद में वो अगले साल में वो घोषणा किया हुआ पैसा आधा नहीं आता है, आधा पूरा कभी भी नहीं आता है। उसके लिए लड़ते रहो पूरा 4 साल, फिर बढ़ाने के लिए भी लड़ते रहो, और वो लड़ने के बाद में एक घोषणा से एक चुनाव निकाल देते हैं
और अपने सत्ते में आते हैं, कितने दिन हम ये सहेंगे? और करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया हमारे मेहनत आने से ये भारत अभी भी जिंदा है, यहाँ के बच्चे अभी भी जिंदा है। तो ये बच्चों के लिए अभी ये बच्चों का अपना भविष्य के लिए, भारत की भविष्य के लिए हमें इसको बचा के रखना है और इसको पक्का करना है और हमारी हक के लिए लड़ना है। और ये ही हक है कि हमारी प्रवासी मजदूर वो अभी रास्ते में चलते चलते अपना जान खोया है, अपने माँ को पीने का पानी नहीं था तो दम घुटा है, और ये सरकार क्या इसके लिए बंदोबस्त नहीं कर सकते थे? जो 1 घंटे में 92 करोड़ रुपया, जब हमारे बच्चे ट्रेन के अंदर में मर रहे थे, पीने का पानी नहीं था, एक बच्चा अपने मरे हुए माँ के लिए दूध के लिए तरस रहे थे, तो उस टाइम में भी उसी 1 घंटे में भी अंबानी का 92 करोड़ रुपए का आमदनी बढ़ गया था। तो ये सरकार नहीं करवा रहे हैं तो और कौन है? और यही टाइम में यही हमारी प्रवासी मजदूर सड़क में जब मर रहे थे, तभी जाके जो 50 लोग हैं हमारे देश के बैंकों से पैसा लूट के फरार हो गया, उनका 68,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया कि, और हमारे बच्चों के लिए पूरा एक खाने के लिए आंगनवाड़ी के अंदर में बच्चों के लिए किट देने के लिए 1 रुपया नहीं बढ़ाया, और घोषणा के ऊपर घोषणा कर रहे हैं। और ये भी नहीं, ताजुब की बात यही है, जब ये जनता विरोधी कानून पास करने के लिए पार्लियामेंट बुलाया है, वहां के क्वेश्चन आवर खत्म किया गया है, और फिर भी जो है हमारी एमपी लोगों ने सवाल उठाया है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के शोषण के बारे में। बेशरम का हद नहीं होता है, हमारी मंत्री पूरा संसद के अंदर बोल रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर से अपने शोषण के बारे में कोई शिकायत हमें नहीं मिला। कि इसका मतलब क्या है? हमने हजारों मांग पत्र भेजा है, हमने हजारों शिकायतें किया है पूरे देश के अंदर, इवन लॉकडाउन के पीरियड में भी देखो कितने हमने आंदोलन किया है, लेकिन उसका कोई भी इसके अंदर में उसका कार्रवाई नहीं हुआ, कोई किसी को बात करने पे भी नहीं बुलाया, ऐसे ही चल रहे हैं। यही पूरा देश के मजदूरों का यही हालत है। ये श्रम कानून में बदलाव लाके बोल रहे हैं कि सबको इसके अंदर में दाखिल किया है, आंगनवाड़ी वर्कर समेत कोई भी स्कीम वर्कर को वर्कर की दर्जा नहीं दिया, कोई भी श्रम कानून के अंदर 4 कोड के अंदर में कहीं पे भी वर्कर के डेफिनेशन के अंदर में ना कोई स्कीम वर्कर आया है और ना कोई डोमेस्टिक वर्कर आया है। असंगठित क्षेत्र के लोगों के नाम पे हमारे जो भी श्रम कानून है उसको खत्म किया गया है। और ये भी नहीं कि अभी घोषणा के ऊपर घोषणा तो करते जा रहा है और बोल रहे कि हमने बिचौलिया हटा दिया किसानों के लिए और सबका सरल कर दिया, सारे को सारा सुविधा देंगे, और सोशल सिक्योरिटी के नाम पे हमारी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो भी कम मिल रहे थे कि अपने बोर्ड के अंदर, जैसे कि निर्माण मजदूर हो या दूसरे बीडी मजदूर हो, वो बोर्ड को भी हटा दिया है, उसको भी खत्म किया गया है। और कोई योजना ऐसा नहीं है कि जो हमारे पैसे से हमारा लूट चलने वाला, जो ऑलरेडी जो घोषणा किया हुआ पीएमजीवाई आदि योजना के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो लूट की राज को, उसके खिलाफ में ये मजदूर सड़क में आया है और इस दौरान भी बहुत सारे आंदोलन किया है। इवन यूपी के अंदर का बिजली मजदूर हो या कोयला मजदूर हो और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हो और आशा वर्कर हो, ये काफ़ी सारे आंदोलन हुआ है। और किसानों तो अभी सड़क में है हर स्टेट के अंदर में, और पंजाब के किसानों ने तो सबसे आगे अपना मिसाल कायम कर दिया जिसको, और हम ये सड़क में जब तक है तब जो के ये उसमें राजनीतिक दबाव बनता है, राजनीतिक पार्टियों के भी दबाव तब बनता है। और उन्होंने ये भी किया है घोषणा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अभी मजदूर और किसान की बात बोलने लगे हैं। जैसे कांग्रेस है, जो वेज कोड का बिल आया था और उसके अंदर में वो कानून जब बना था कि कांग्रेस उसके समर्थन में वोट दिया, और अब जाके बोलने को मजबूर हो गया है कि यह नहीं, हम ये श्रम कानून के अंदर में जो लेबर कोड लेके आया है वो
लेबर का जो मजदूर के खिलाफ है और हम मजदूरों के साथ में हैं, और किसान के विरोधी बिल है ये भी बोलने का। और जब ये ऑर्डिनेंस बन के आया था, ना कोई अकाली दल ने बोला, ना कोई कांग्रेस ने उसके विरोध नहीं किया, लेकिन जब किसान और मजदूर सड़क में आके इसका एक साथ में विरोध किया, तब जाके इसके ऊपर में दबाव बना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपना दबाव जितना बनाओगे उतना ही पॉलिटिकल दबाव बनेगा। तो ये हमारा काम है। इसके लिए शुरुआत है ये 26 नवंबर, और ये 26 नवंबर में हम अपना सारे मजदूरों के साथ में, सारे किसानों का, हम मजदूर के परिवार के हैं, हम किसान के परिवार के हैं, हम खेतीहर मजदूर के परिवार के हैं। ये लड़ाई हम सबके लड़ाई है, और ये जनता के लिए ये लड़ाई है। ये लड़ाई को हमें सबसे मजबूती से करना है। और ये भी नहीं, ये पैंडेमिक के नाम पे, ये कोरोना महामारी के नाम पे पूरा तानाशाही बनाने का एक पूरा साजिश है। आज भी हमारे पास खबर आया है, ये 26 का हड़ताल और 26-27 का किसानों का जो दिल्ली का चलते हुए हरियाणा के अंदर किसान लीडरों का बड़े पैमाने पे, किसान और मजदूर के लीडरों का अरेस्ट हो चुका है आज से लेके। तो ये दमनकारी नीतियां को ही आगे चलाने का अगर भाजपा का है, तो उसका तो उल्टा गिनती तो तब से शुरू है। तो ये जो है हड़ताल, उसका तो ये सरकार का अपने नीतियों को वापस जब तक नहीं लेंगे तब तक तो चलते रहेंगे। और ये अभी जो है हमारी हरियाणा के साथियों ने यही बोला है कि 50 से ज़्यादा किसान मजदूर नेताओं को हरियाणा के अंदर अरेस्ट किया है। लेकिन ये जो अरेस्ट है, जैसे यूपी के अंदर जो सबसे तानाशाह जो सरकार जिसको बोला जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो हमारी बिजली मजदूरों के नेताओं को पहले दिन अरेस्ट करने का कोशिश किया, कि मजदूरों ने मिलके वो जेल से उनको उस पुलिस स्टेशन से छुड़वा के लेके आया और हड़ताल किया, और वो हड़ताल में मजबूर होके वो सरकार को अपने बिजली का निजीकरण वापस करना पड़ा। तो ये पूरे देश के अंदर होगा, चाहे आईसीडीएस का निजीकरण को, चाहे आशा वर्कर को तनख्वाह नहीं देने का बात हो, चाहे बाकी योजना कर्मी जो मिड डे मील वर्कर है उसको तो तनख्वाह भी नहीं मिल रहे है कोरोना काल के अंदर में। तो ये उनका भी लड़ाई हो, या निर्माण मजदूर को हो, मनरेगा मजदूर हो जिसको काम भी नहीं मिल रहा है और जिसका किया हुआ काम का दाम भी नहीं मिल रहा है, उनका लड़ाई हो, निर्माण मजदूर का अपना बोर्ड को वापस रखने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए लड़ाई हो, ये सारी लड़ाई हम सबका एक साथ में लड़ाई है। और जो किसान की लड़ाई, ये देश की भक्ष्य सुरक्षा को भी बचाने के लिए लड़ाई है। और ये लड़ाई हम अभी हार नहीं सकते, हमें आगे ही जाना है। ऐसा तानाशाही सरकार को, उसी को, और पूरे देश में 144 चलाया, पैंडेमिक एक्ट चलाया, और लेकिन ये एक्ट सारा चला के हम लोगों को क्रिमिनल बना रहे हैं। लेकिन कोई अस्पताल नहीं खुल रहे हैं और जनता के लिए पोषण आहार नहीं दे रहे हैं। रेशन फ्री में तो कब से घोषणा भी बंद कर लिया। तो अभी ये सारे मांगों को लेके ये जनता को और भारत का जनवाद बचाने के लिए ये लड़ाई है। ये लड़ाई को हमें जीतना ही है। और ये इसके अंदर मैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर से मैं विनती करूंगी कि ये 26 को अब पूरा संख्या में कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खुलेगा। केंद्र तो वैसे ही तो ये बंद ही है, और इसलिए तो वो केंद्र बंद करने का बहुत कम जगह में ही खुला है, तो वो बंद करना है। और ये भी नहीं कि हम लोग सारे अपना हड़ताल दर्ज करें और उसके अंदर में, और वो भी नहीं हड़ताल के लिए सड़क में भी उतरे, और जहाँ पे भी चक्का जाम हो रहा है, जो मजदूर रैली जुलूस कर रहे हैं और किसान मिलके रूरल में बंद कर रहे हैं, तो ये सब में हमारा बहुत बड़ी भागीदारी में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर आए। ये भी नहीं, ये मुद्दों को, ये हड़ताल के बाद में ये मुद्दे तो खत्म नहीं होगा, तो ये मुद्दों को बार बार जनता में लेके जाने के लिए भी हमारे एक बड़ा योगदान है। उसको भी हम आगे ले जाए, तो उसके लिए भी हम अपना पूरा प्रयास करें, और हमारा घर घर में पहुंच है उनको उन तक पहुंचाने के लिए भी हम ये प्रयास करें। और जो भी असंगठित लोग हैं उनको अपने संगठन में जोड़ने का वो पूरा हम प्रयास करें। और जो जनता को विभाजन करने वाले, जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे
हम लोगों को आपस में लड़वाने वाले जो आरएसएस हो, यो ऐसा अन्य संगठने हैं, उनका खिलाफ में भी हम जनता को हम बोले, हम लोग जो है नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, हम आपसी सहभाव का, हम आपसी रिश्ता कायम रखने के लिए जो राजनीति पे विश्वास करने वाले हैं हम ट्रेड यूनियन। हम मजदूर की, किसान की, मेहनत कश की एकता की बात कर रहे हैं। कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, शोषण हमारे ऊपर बराबर है। जो नीची जाति का लोग है उसके ऊपर ज़्यादा दमन है, तो उनके साथ में भी हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम कोई जात पात की बात बोल के हमारे आपस में फूट डालने वाले को उनका जगह दिखा दे, तो ये भी काम हमारा है। ये हम काम ये करेंगे और आने वाले दिनों में साथियों ये बहुत ही मजबूत एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करना है। ये हमारी अपनी गर्व की बात है कि पिछले 8 महीने के अंदर ही हम लोगों ने ये बड़ा आंदोलन करके एक हड़ताल करवा पाया है और ये हड़ताल पूरा कामयाब होगा। और आने वाले दिनों में देश बचाने के लिए, अपने नौकरी बचाने के लिए और अपनी हक जो है न्यूनतम वेतन का और पेंशन का, ये सारा हक लेने के लिए हमें आगे जाना है। और ये हड़ताल के बाद में पूरा ट्रेड यूनियन भी बात करेंगे, हमारे आंगनवाड़ी फेडरेशन भी बात करेंगे, आंगनवाड़ी के अंदर में भी हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि जो हमारा सम्मेलन में भी हमने तय किया है कि हमारी पक्का नौकरी का वो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए भी अपना भी आंदोलन होगा और सारे स्कीम वर्कर के लिए भी ये एक पूरा देश हिल जाए ऐसा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। जब जाके उसका दबाव से या तो सरकार अपना नीति बदले, अपना रास्ता बदले और जनता के लिए काम करे, या तो तुम्हें अपना कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा। वो बिहार के अंदर में उसका शुरुआत किया है, तो ऐसे ही पूरा देश के अंदर में एक पूरा वातावरण जनता की हक के लिए उस मुद्दे पे पूरा देश में चर्चा हो जाए, ऐसा एक वातावरण बनाने के लिए हड़ताल पूरा कामयाब होगा। और जो भी दमन करने का प्रयास है वो दमन के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये पैंडेमिक एक्ट तो मोदी पे लागू करना चाहिए, जहां हजारों आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्कर का जब जान गए हैं, जिसको पीपीई किट नहीं दिया, कोई सुरक्षा नहीं दिया, कोरोना से मरे हुए डॉक्टर है 500 से ज़्यादा, तो इनके ऊपर में केस होना चाहिए कि ये हत्या का केस इनके ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने हक के लिए सड़क में आ गया कि हमें पीपीई किट दे दो, हमें अपना न्यूनतम वेतन दे दो, इसके लिए हम सड़क में आ गया तो हमारे ऊपर में 144 लगाएंगे, तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। देश का संविधान हमें ये हक देता है कि हम अपना अधिकार के लिए लड़े, और ये हमारे देश की जनता है सबसे बड़ा, और देश की जनता का जनवादी अधिकार के ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। ये जनवादी अधिकार भी बचाने के लिए लड़ाई है, तो ये लड़ाई हम लड़ेंगे। ये 26 का हड़ताल होगा और 26 का हड़ताल कामयाब होगा, और 26-27 का किसानों का आंदोलन होके रहेगा और वो भी पूरा कामयाब होगा। ये जनता ही तय करेगा कि आगे कौन सत्ता में रहे या ना रहे, और जो कानून बने ना बने ये हमारे लिए बनेगा, ये तय करने वाले हम हैं। साथियों, इसके अंदर सबसे आगे अपने आंगनवाड़ी की बहनें होंगे, ये पूरा उम्मीद के साथ में मैं आपको एक बार ये पूरा तैयारी के लिए बधाई देती हूँ कि इंकलाब जिंदाबाद।